जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें सारे बच्चे, तेजी से बताएं सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य पोस्ट मौर्य हम लोगों ने खत्म कर लिया था। हाँ, जय हिंद मुस्कान बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पोस्ट मौर्य खत्म कर लिया था, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ परीक्षित जी, जय हिंद। सारे बच्चों को जय हिंद। किसी के मन में कोई सवाल हुआ करे तो अभी पूछ लिया करिए, और क्लियर ना रहा करे तो वहीं बता दे, पूछ लिया करे कि सर एक बार दोबारा क्लियर समझा दीजिए। ठीक है। कभी ऐसा कोई समस्या रहे आपके मन में तो जरूर पूछ लिया करें। रागिनी, मुस्कान, जयप्रकाश, अर्चना, हर्ष, दीपक, जय हिंद। आदित्य जी, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले जिस डायनेस्टी को, वो डायनेस्टी आपका कौन सा, तो गुप्ता डायनेस्टी। पहले फ्रेमिंग काटते हैं। कौन सा? गुप्ता एम्पायर, यानी कौन सा? गुप्ता एम्पायर, यानी क्या? गुप्त साम्राज्य की बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो, गुप्त साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो इसे हम लोग फ्रेमिंग में काटते हैं कि गुप्ता साम्राज्य क्या था। तो सबसे पहले सेम चीज इनका हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी क्या? परिचय सबसे पहला इनका होता है। सेकंड थिंग होता है इंपॉर्टेंट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर एंड उनके क्या? वर्क, यानी शासक और कार्य, शासक और कार्य। शासक मतलब महत्वपूर्ण शासक और उनके कार्य। देन हम लोग देखते हैं इनका डिक्लाइन, इनका सोशल लाइफ कैसा था। सबसे पहले इनका पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी क्या? राजनीतिक व्यवस्था। देन इनका हम लोग देखेंगे सोशल लाइफ कैसा था, यानी क्या? सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन कैसा था। देन हम लोग देखते हैं इनका रिलीजियस लाइफ कैसा था, यानी क्या? इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो इसके अलावा और भी अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियल हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनका सारा का सारा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सारा का सारा, यानी क्या? इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे। ठीक, यानी क्या? इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, यानी आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। ठीक, इसके अलावा इनका देखेंगे हम लोग डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी पतन कैसे हुआ। और इसके अलावा क्या? अदर फैक्ट देखेंगे, अन्य तथ्य देखेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक की बातें हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। हाँ, जय हिंद सभी को, सैलवी, अमित रंजन जी, सारे बच्चे। चलिए सर, इस क्लास से 12 की हिस्ट्री, 12 तो बच्चों वाली हिस्ट्री है बेटा। 12वीं में चैप्टर अलग अलग होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री रहता है। तो 12वीं का चैप्टर अलग होगा, देख लेना क्या है उसमें, मुझे नहीं पता 12वीं की हिस्ट्री। ठीक, उसको देख लेना अच्छे से, जो होगा आपका हो जाएगा, 12वीं में क्या ही है। ठीक है। हाँ, जय हिंद यदुवंशी जी। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। अब पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी क्या? तो परिचय। परिचय क्या हो जाएगा इसका? पोस्ट मौर्य खत्म होता है और मौर्य काल शुरू होता है। ठीक, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला आता है कि इनका वर्ण क्या था, कौन सी जाति के लोग थे गुप्ता लोग। तो इनका सबसे पहले इनके वर्ण की बात कर लेते हैं, यानी क्या? वर्ण इनका क्या था, इनका वर्ण क्या था। बताओ भाई, कौन से वर्ण के लोग थे गुप्ता जी लोग। तो वर्ण कुल मिलाकर के चार होते हैं, या तो वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, या तो क्षत्रिय हो, या तो वैश्य हो, या तो शूद्र हो।
तो सबसे पहला विचार आता है किसका, तो ब्राह्मण का। ठीक, कुछ लोग कहते हैं गुप्ता जी लोग क्या थे, तो ब्राह्मण थे। अब कुछ इतिहासकारों का मत है कि गुप्ता जी लोग क्या थे, ब्राह्मण थे। कहोगे सर ये ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट कौन देता है? तो अब एक सवाल आता है कि ब्राह्मण कौन कहता है भाई ब्राह्मण? तो एक है राय चौधरी नाम है, उनके अनुसार ये ब्राह्मण थे। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू राय चौधरी, अकॉर्डिंग टू राय चौधरी, राय चौधरी के अनुसार, इसके अनुसार तो राय चौधरी के अनुसार वो कहते हैं गुप्ता जी लोग ब्राह्मण थे। क्या थे? तो गुप्ता जी लोग ब्राह्मण थे। अब इसके पीछे वो लॉजिक क्या बताते हैं, इसके पीछे गुप्ता जी लोगों के बारे में लॉजिक क्या बताते हैं? मतलब जो गुप्त वंश, ध्यान रखिएगा हम लोग कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, तो गुप्त साम्राज्य। तो लोग कहते हैं कि ये लोग ब्राह्मण थे। कहते हैं भाई ब्राह्मण थे, क्यों ब्राह्मण कहते हैं? कहते हैं इन्होंने पुष्यमित्र शुंग की तरह हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, इसीलिए ये लोग क्या रहे होंगे, तो ब्राह्मण रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है गुप्ता जी लोग ब्राह्मण होंगे? बाकी मोस्टली इतिहासकार तो ब्राह्मण को कॉन्सेप्ट क्या स्वीकार किया जाएगा? दूसरा इतिहासकार कहते कि नहीं भाई, नहीं, 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 ये लोग क्या थे, तो क्षत्रिय थे। ये लोग क्या थे, तो क्षत्रिय थे। अब मुद्दा आता है कि क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट कौन देता है भाई? ये लोग क्या थे, तो क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? यहां तक बताओ, सभी लोग क्लियर है? क्षत्रिय क्या इन्हें ब्राह्मण मान सकते हैं? फिलहाल तो ये बताना है वैसे थे क्या थे, उस पर चर्चा बाद में। अभी सिर्फ एक सवाल है कि क्या ये लोग ब्राह्मण थे, बस एक सवाल, सिंपल सा लॉजिक, एक सीधा सा सवाल है कि क्या ये लोग ब्राह्मण थे? क्या आपका विचार आता है? नहीं वैसे थे। चलो इसमें बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले ब्राह्मण वाला विचार आप खारिज कीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। ठीक है, पहले तो आपको यही बताना है कि ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो मेरा भी मुझको भी यही मानना है कि लगभग नहीं थे। अब आते हैं क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट। तो क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट देते गौरी शंकर ओझा जी। सबसे पहले एक विद्वान होते गौरी शंकर ओझा जी ने कहते, वो कहते कि नहीं भाई ये कहीं से भी ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये लोग क्षत्रिय थे। और कौन? तो रमेश चंद्र मजूमदार। ये विचारधारा कौन देते हैं? अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा एंड रमेश चंद्र मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, यानी कौन? गौरी शंकर ओझा ओझा और रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार, और रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार वो कहते नहीं भाई गुप्ता जी लोग क्या थे, छत्री थे। अब भाई छत्री कैसे कहते हैं भाई, किस बिहार पे छत्री कहते हैं? कहते हैं कि ये लोग युद्ध तो करते ही करते थे, व्यापार में लीन भी थे। ये लोग कहते हैं युद्ध तो करते ही करते थे, साथ में ये लोग क्या कहते हैं, व्यापार भी करते थे, इसीलिए ये लोग क्या रहे होंगे, तो छत्री रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक को कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये लोग युद्ध तो करते ही करते थे, साथ में लोग व्यापार भी करते थे, व्यापार भी करते थे, तो इसीलिए क्या रहे होंगे, छत्री रहे होंगे। तो छत्री वाला कॉन्सेप्ट ये बताते हैं। इसके बाद तीसरी जो जाति आती है, अगली जाति, वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं ये लोग वैश्य रहे होंगे। क्या रहे होंगे, तो वैश्य। अब देखो वैश्य के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये कहते हैं, इसका जो थ्योरी देते हैं, ये देने वाली थी रोमिला थापर, बहुत ज्यादा मानी जानी इतिहासकार, सबसे प्रखंड विद्वान मानी जाती, जिन्होंने मौर्य वंश और गुप्त वंश पर बहुत ज्यादा लेखन किया, खास करके मौर्य डायनेस्टी पे सबसे ज्यादा लेखन करती है रोमिला थापर। और जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हो
तो आपसे एक रिकमेंडेशन, जो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता है तो उसमें कहा जाता है रोमिला थापर की किताब पढ़ लेना, क्योंकि रोमिला थापर की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा जाता है ना, किताब मुझे भी वैसे भी बहुत, मैं पढ़ता हूँ, बहुत किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ना, शतरंज खेलना, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो किताब रोमिला थापर की बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चलिए आते हैं, तो देखो किसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर एंड रोमिला थापर एंड आपको जो होता है राम शरण शर्मा, रोमिला थापर और रामशरण शर्मा के अनुसार रोमिला थापर और रामशरण शर्मा के अनुसार, रामशरण शर्मा के अनुसार ये कहते हैं भाई ये लोग कुछ और नहीं थे, बल्कि ये लोग क्या थे, तो वैश्य थे, व्यापार करते थे, व्यापार बिजनेस करते थे, और बिजनेस के साथ इन्हें युद्ध कला भी आ गई थी। व्यापार तो करते ही करते थे और इनके अंदर ये भी कला आ गई, तो इन लोग कहते हैं क्या, तो वैश्य इनका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा आ जाता है क्या, तो शूद्र या जाट कह लीजिए, जाट शब्द प्रयोग होता है इनके लिए। कहते थे वो जाट थे, और जाट करने वाले कौन थे, तो काशी प्रसाद जायसवाल। कहते कि भाई शूद्र या जाट दोनों कहते हैं, या तो ये शूद्र रहे होंगे, या फिर ये जाट रहे होंगे, और ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे काशी प्रसाद जायसवाल। अकॉर्डिंग टू काशी प्रसाद जायसवाल, इसके अनुसार, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि नहीं बने, ये लोग या तो जाट रहे होंगे या तो शूद्र रहे होंगे, या तो ये लोग जाट रहे होंगे या तो ये लोग क्या रहे होंगे, शूद्र रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सुरुचि, जय हिंद, प्रणाम स्वीकार है, जय हिंद कृष्णा जी से बच्चों को। अब इसमें से मान्यता किसे दी गई, देखो चारों इतिहासकार, चारों मान्यता दी गई, लेकिन क्या मार करोगे, तो आपको प्रायोरिटी पे रखना वैश्य, आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना, तो वैश्य। हाँ बिल्कुल, देखो किसी बच्चे ने सूरज कह रहे हैं कि वैश्य गुरुजी, बिल्कुल, तो प्रायोरिटी में आपको वैश्य रखना, पहला प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी में आपको छत्री रखना है, ठीक। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, तो वैश्य, ये पहली प्रायोरिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो वैश्य, ठीक। सभी इतिहासकारों में मतभेद है, फिर से देख लीजिए। आप लोगों को अगर पूछा जाए, अगर नाम दिया गया, नाम दे के पूछा गया, जैसे पूछ दे कि राय चौधरी के अनुसार गुप्ता जी लोग कौन सी कम्युनिटी के थे, तब तो आपको कुछ नहीं, तब आप ब्राह्मण कहोगे। अगर कहा जाए कि गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार, तो आप छत्री मार करोगे। अगर आपसे पूछे रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, तो वैसे। अगर आपसे पूछे काशी प्रसाद जायसवाल, तो आप मार करोगे जाट। तो जैसे आपका टॉपिक होगा उसके हिसाब से आपको आंसर मार करना, चारों में से जो मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तब आप वैश्य मार करोगे, और वैश्य नहीं है ऑप्शन में, तब आप छत्री मार करोगे। सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर, इज दैट क्लियर, सभी का? फटाफट बताएं, फास्ट आंसर बताएं। और इसमें सबसे पहला शासक आपका हो जाएगा कौन, सबसे पहला शासक हो जाएगा आपका कौन, तो आपका श्री गुप्ता। कौन हो जाएगा, तो श्रीगुप्त। इनका टाइम महोदय जी का क्या होगा, तो 240 एडी से लेके 280 एडी तक इनका ड्यूरेशन है, ठीक। सभी का क्लियर, गोविंद, मुस्कान, प्रक्षित, सुधीर, सभी का, अमित जी का, अवताब जी का, रागिनी 100%, अर्चना बिल्कुल, तेजस यूजर क्लियर, कृष्णा जी का, खुशी जी का, अमित रंजन जी का, प्रिंस जी का, पल्लवी जी का, सभी का क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया।
अब पहला शासक हो जाएगा कौन? श्रीगुप्ता। कौन हो जाएगा? श्रीगुप्ता। अब देखो इसका एक नाम मिलता है आदि पुरुष, इसका एक और नाम मिलता है, इसका एक अदर नेम है, अन्य नाम है, और अन्य नाम क्या हो जाता है? आदि पुरुष। क्या हो जाता है? आदि पुरुष मिलता है, आदि पुरुष। आदि पुरुष। आदि पुरुष ये कैसे पता चलता है? तो अकॉर्डिंग टू कॉपर प्लेट ऑफ पुणे, यानी क्या? तो पुणे के ताम्रपत्र ताम्रपत्र लेख के अनुसार कॉपर प्लेट एडिक्ट ऑफ पुणे कर दीजिए। ताम्रपत्र लेख पुणे के अनुसार, पुणे के ताम्रपत्र लेख के अनुसार। और ये ताम्रपत्र लेख किसका है? तो प्रभावती गुप्ता का है। ये ताम्रपत्र लेख किसका है? तो ये प्रभावती गुप्ता का है। प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन थी भाई? तो अभी आगे चर्चा होगा प्रभावती गुप्ता का, ठीक है। और इसे ही कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। क्या था व्यक्ति? इसे कहते हैं फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी क्या? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। और इसकी उपाधि क्या होगी महोदय जी का? तो इसका टाइटल क्या होगा? उपाधि, इसका उपाधि होगा महाराजा का। कौन सी उपाधि होगा? महाराजा। महाराज। कौन सी उपाधि होगी? महाराज, ठीक है। एडी का मतलब कौन बताएगा भाई? इनको एडी का मतलब बता दीजिए आप लोग। एडी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी एंड एम्पायर। यहां पर कोई अंतर नहीं है, यहां पर एक ही बात है, ठीक है। यहां पर डायनेस्टी लिखो या एम्पायर लिखो, सभी का अर्थ एक ही होगा, ठीक है। जहां तक विस्तार होता है उसे एम्पायर कहते हैं, क्षेत्र को एम्पायर कहते हैं, और वंश एक राजा के नाम को कहते हैं। जैसे कहते हैं तुम कौन से जाति के हो, कौन से वंश के हो, तो तुम्हारा वो जाति हो गया बेटा। जैसे आपसे पूछ ले माधुरी कि आप कौन सी जाति के हो, कौन सी कम्युनिटी के हो, तो आपका जाति हो गया, आपका वंश हो गया, आपका कुल, आपका गोत्र पूछा जाए। आपका राज्य कहाँ कहाँ तक है, तो क्षेत्र। यहां पर कॉन्सेप्ट का मतलब वही है कि सारा एक एरिया वाला नहीं। अभी आपको डेट याद नहीं करना है, ठीक है। तो गुप्त वंश का फाउंडर किसे मानते हैं? श्री गुप्ता को। इसने कौन सी इसे किस नाम से जाना जाता है? आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसने पुणे के ताम्रपत्र लेख के अनुसार, जो कि किसका? तो प्रभावती गुप्ता का है। और ये गुप्त साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है। और कह लीजिए इसकी उपाधि क्या हो जाएगी? तो महाराजा की। क्या हो जाएगी? महाराजा की। लोग बहुत उपाधियां लेते थे। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, घटोत्कच। अब जाना घटोत्कच जो महाभारत वाला नहीं है, घटोत्कच। घटोत्कच गुप्ता। घटोत्कच गुप्ता। घटोत्कच गुप्त। इसका टाइम कब होगा? 380 एडी से लेकर के 319 एडी तक इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और इसका भी टाइटल क्या होगा? इसका भी उपाधि क्या होगा? तो महाराजा का। क्या होगा? महाराजा। महाराज की उपाधि होगा, ठीक।
तो ये हिस्ट्री के फालतू वाले राजा हो गए। इसके बाद में चंद्रगुप्ता वन, ध्यान रखना इसमें गुप्ता अलग करना, चंद्रगुप्ता प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई? चलो नॉर्मली पढ़ लेते हैं तो फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका टाइम पीरियड कब होगा? तो 319 से 335 AD। और इसका टाइटल क्या होगा? महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का कौन सी उपाधि होगी? महाराजा धीराज। अभी सारा एक साथ समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। महाराजा धीराज। इसकी कैपिटल कहां होगी? कैपिटल होगी कहां पर? तो पाटलिपुत्र। कहां पर होगी? तो पाटलिपुत्र। ठीक, क्या हो जाएगी? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र कहां पर है? कौन बताएगा? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र कहां पर है? तो कौन बताएगा? और बात कर लेते हैं, इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चंद्रगुप्त वन को अभी पूरा क्लियर समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुप्त साम्राज्य का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पटना बिहार, पटना बिहार, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने कौन सा चीज चलाया था? तो इसने गुप्ता संवत चलाया। इसकी वाइफ का पहले नाम देख लेते हैं, वाइफ का। इसकी पत्नी कौन हो जाएंगी? इसकी पत्नी का नाम था कुमारा देवी। क्या नाम था इसके पत्नी का? तो कुमारा देवी। कौन हो जाएंगी? कुमारा देवी। अब कुमारा देवी कौन थी भाई? तो लिच्छवी की राजकुमारी। कौन हो जाएंगी? तो लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी। और इसे दहेज में क्या मिलता है? दहेज में क्या लेकर के आती है? तो दहेज में मगध का क्षेत्र। दहेज में क्या लेकर के आती है? मगध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो मगध क्षेत्र। डावरी में क्या लाती हैं? तो मगध सेक्टर, मगध का एरिया दहेज में लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है? तो दहेज में लेकर के आती है। चलो अब इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक, वो आपके काम की नहीं है। श्री गुप्ता की पत्नी, बहुत सारी पत्नियां आपको छोड़ के चलना, पत्नी माता सबके नहीं याद करना है। कुछ कुछ लोगों के मतनी पान माता याद करने से इतिहास इतना हो जाएगा कि आप खुद का इतिहास भूल जाओगे। ठीक है, तो सारे लोगों के पत्नी माता इन सबको याद नहीं करना। ठीक, तो ध्यान रखना है इन सबके टाइम पीरियड 319 से 335 AD। ठीक है, अगर ये 320 मान मिले तभी मार कर देना। ठीक, हाँ, कौन सा टाइम पीरियड कर रहे हो बेटा? तो ठीक तो है। अच्छा अच्छा, ये वाला कह रहे हो। ओहो, यहाँ पर जो लिखा है, अच्छा भाई मिस्टेक लिखा गया होगा। अच्छा 3 लिखा गया है, चलो
हो जाता है कभी कभी लिखने में। 280 से, अब ठीक है, 319 एडी हो जाता है, कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है नीतीश, थैंक यू। हाँ, 280 से 319 एडी, बोल तो वही रहा हूं, बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है टाइपिंग में। 280 से 319 एडी, और ये जगह 319 से 335 एडी। ठीक, महाराजा धीराज, देखो श्रीगुप्ता इस डायनेस्टी का क्या था, तो फाउंडर था। श्रीगुप्ता इस डायनेस्टी का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। और इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। उपाधि क्या होती है, महाराजा की। और बात कर लेते हैं, घटोत्कच सिर्फ नाम मात्र का था, और ये क्या था, रियल फाउंडर। ठीक, क्या हो जाएगा, रियल फाउंडर। कौन, तो चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जब इसकी शादी होती, राजधानी इसकी वास्तविक। अच्छा, फाउंडर रियल फाउंडर में क्या अंतर होता है, आप लोग बताएं कि संस्थापक वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। बड़ा प्यारा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडर एंड रियल फाउंडर। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। चलो आंसर आने शुरू हो गए होंगे। संस्थापक का मतलब होता है जिसने साम्राज्य की स्थापना किया है, और रियल फाउंडर का मतलब होता है जिसने उसका पूरे पैमाने पर एक्सपेंशन किया, मतलब विस्तार किया, खूब बड़े पैमाने पर एम्पायर को एक्सटेंड किया। तो जितना विस्तार किया वो उसे रियल फाउंडर कहते हैं। तो श्रीगुप्ता इस डायनेस्टी का फाउंडर था, और चंद्रगुप्ता वन इस डायनेस्टी का क्या माना जाएगा, रियल फाउंडर माना जाएगा। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम कुमारा देवी। कुमारा देवी कौन थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी। और जब इसकी शादी हुई तो मगध का क्षेत्र इसे दहेज में मिला, और कहा जाता है जिसका मगध पर कब्जा उसका पूरे भारत पर कब्जा। तो मगध पर कब्जा किसका हो जाता, तो कुमारा देवी का। ठीक है, और बात कर ले, इसने कौन से सिक्के जारी किए, तो इसने क्या किया, तो ही इशूड, इसने क्या किया था, तो ही स्टार्टेड दीनार कॉइंस। दीनार कॉइंस, कौन सा कॉइन, दीनार कॉइंस। एंड इसी के साथ कर दिए किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन। दीनार कॉइंस, पहले तो दीनार कॉइंस क्लियर कर लेते हैं। दीनार कॉइंस, इसने दीनार वाले सिक्के चलाए, जो कि किसका बना होता, तो गोल्ड का। इसने दीनार सिक्के शुरू कराए, जो कि किसका बना होता था, तो ध्यान रखना बेटे, गोल्ड कॉइन्स था। किसका था, तो गोल्ड कॉइन। इसका बना होता था गोल्ड का, यानी किसका, तो सोने का सिक्का था। इसका सिक्का था तो सोने का सिक्का था। ठीक है, सोने का। और इसी को कहा जाता है राजा रानी प्रकार के सिक्के। इसी को एक नाम दिया जाता है किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन। चलो इसको दिखा देते हैं, पहले तो इमेज इसका दिखा देते हैं। इस तरह का चित्र, ये देखो, ये सब सारे चित्र जो होते हैं, ये सारे के सारे जो चित्र है, ये वही वाले चित्र माने जाते हैं, किंग और क्वीन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन कह लीजिए, राजा रानी प्रकार के सिक्के। ये सारे के सारे, यहां पर देखो, इसमें राजा के साथ रानी प्रकार के सिक्के, इसमें कई तरह के सिक्के हैं। ये सारे के सारे क्या है, दीनार। सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीनार कॉइन्स। और किसके बने हैं, तो इसी को कहते हैं गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स, ये सारे के सारे जो राजा लोग होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है, दीनार नामक सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। ठीक, राजा रानी प्रकार के सिक्के कहलाते थे सारे के सारे। तो दीनार सिक्के होते थे जो किंग एंड क्वीन टाइप को गोल्ड कॉइन कहलाते थे, राजा रानी प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजा रानी प्रकार के सिक्के, सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। प्रथम ने चलाए। और ये सिक्के किसके होते थे, तो ध्यान रखना, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड कॉइन। इसका बना होता था तो गोल्ड कॉइन्स। किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कहते हैं इसी को कॉइन, किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के। ठीक है, तो ये होते थे राजा रानी प्रकार के सिक्के।
और बात कर लेते हैं, इसने गुप्त संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्ता वन ने गुप्त संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त वन ने और क्या चलाया था? तो गुप्त संवत चलाता है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट, इसने क्या किया था? स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 एडी। अगर ये नहीं मिलेगा तो 320 एडी मार्क कर दीजिएगा। ठीक, इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ऑब्लिक कर दीजिएगा 319 एडी में, इस एडी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? तो गुप्त संवत चलाया। कौन सा एरा? तो गुप्ता एरा चलाता है। ठीक, गुप्त एरा 319 या 319 या 320, दोनों में से कुछ भी मिलेगा। अगर दोनों है तो मार करिएगा 319, दोनों है तो 319 मार करिएगा, 319 एडी आपको मार करना। तो गुप्ता एरा कौन चलाता है? तो चंद्रगुप्ता वन। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट रूलर बनेगा तो गुप्त साम्राज्य, राजधानी कहां होगी? पाटलिपुत्र। तो उसे फाउंडर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? रियल फाउंडर। इसने टाइटल क्या लिया था? महाराजा धीराज का। ध्यान रखना, कौन सा उपाधि लेता है? तो महाराजा धीराज का। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता, शादी होती है कुमारा देवी से, दहेज में मगध का साम्राज्य मिलता है, और इसने दीनार नामक सोने का सिक्का चलाया। तो ये हो जाता है किसके बारे में? चंद्रगुप्त वन के बारे में। अब बात कर लेते हैं सबसे महान शासक जिसे आपको याद करना है, और वो शासक कौन है? समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, ध्यान रखना। अभी तक मैंने आपको अशोक को मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हो जाएगा, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे क्या कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड महोदय जी का क्या था? 319 से 335 से 35 से 375 एडी तक इसका ड्यूरेशन होगा। ठीक, 375 तक इसे कहते हैं। 335 से 375 इसका टाइम हो जाता है। सर विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त 2 था, निखिल विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त 1 नहीं, चंद्रगुप्त 2 होगा। ठीक है, तो विक्रमादित्य। अभी इसके बाद अगर समुद्रगुप्त का बेटा था वो। समुद्रगुप्त की मदर का नाम, तो सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा, मदर कौन हो जाएंगी? इसके फादर कौन हो जाएंगे? तो दोनों नाम आपके सामने ही है। मदर आपकी हो जाएंगी कुमारा देवी, और फादर कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इसीलिए अपने आप को कहता था, समुद्रगुप्त की वाइफ का भी नाम लिख लो जब लिख ही रहे हो तो। इसकी वाइफ हो जाएंगी दत्ता देवी। कौन हो जाएंगी? दत्ता देवी। दत्ता देवी। ठीक, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं क्या? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू वी.ए. स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार इसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये किसने कहा था? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? तो वी.ए. स्मिथ के अनुसार। ने कहा था तो वी.ए. स्मिथ, यानी कौन? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं किसे? तो विंसेंट
ऑर्थर स्मिथ इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत के नेपोलियन कहा गया। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? क्योंकि इसने पूरे भारत में लगभग जीत लिया था और एक प्रशासन में ढालता है। जैसे समुद्रगुप्त की अपनी विजय के लिए जाना जाता है, वैसे इसीलिए इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ को। सभी का क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां तक की। अब समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या हुआ करती थी? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ना कुछ तो टाइटल लेगा, तो तमाम सारे टाइटल ले। समुद्रगुप्त के टाइटल यानी क्या? उपाधि। क्या उपाधि होगा? यहां पर लिख दे रहे हैं टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त। बताओ भाई क्या क्या उपाधि होगा समुद्रगुप्त की? तो देखते हैं क्या क्या टाइटल होगा महोदय जी का। तो एक टाइटल हो जाएगा क्या? महाराजा धीराज। क्या हो जाएगा? महाराजा धीराज। और क्या हो जाएगा? सर्वराज उचितता। सर्वराज उचितता। और क्या उपाधि हो जाएगा? धरनी बंधा। और क्या उपाधि हो जाएगा? धरनी बंधा। और धरनी बंधा के बाद अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम। और क्या उपाधि हो जाएगा भाई अश्वमेध पराक्रम के बाद? कविराज। कविराज। और कौन सी उपाधि हो जाएगा? तो परम भागवत। ये सारी की सारी उपाधि किसकी हो जाएगी? तो इनकी हो जाएगी। किसकी? समुद्रगुप्त। बहुत बढ़िया। नेपोलियन, नेपोलियन, विष्णु। विष्णु की उपाधि नहीं होगी बेटा। ये सारी की सारी उपाधि, ये सारी की सारी महाराजा। कौन सी उपाधि हो जाएगी? महाराजा। सर्वराज उचितता। सर्वराज उचितता मतलब क्या? तो सभी राजाओं को चित करने वाला। सभी राजाओं को चित करने वाला। ठीक। हाँ हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके अनुसार? तो समुद्रगुप्त के अनुसार। किसे कहा जाएगा? तो कौन पढ़ रहे हो? समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हो ना? हाँ। तो स्मिथ ने बोला, अरे इतनी तुम लोग कॉमन, सब हिंदी में लिख रहे हैं, सब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, चिंता ना करो। तो महाराजा धीराज सर्वराज उचितता मतलब सभी राजाओं को चित करने वाला। सभी राजाओं को चित करने वाला, ऐसे समझ लो, दिमाग में होना चाहिए मिल्टन। सब याद कर लो, क्या पता दिमाग में एग्जाम में पूछ रहे तो क्या ही करोगे, फिर से दोबारा नोट्स खोल के देखने तो आओगे नहीं, क्योंकि लेवल डे बाय डे टफ ही होता जा रहा है। धरनी बंधा। क्या हो जाएगा? धरनी बंधा। और क्या? अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम। और क्या उपाधि हो जाएगा? कविराज। कविराज। और क्या उपाधि हो जाएगी? परम भागवत। परम भागवत। ये सारी की सारी उपाधियां किसकी हो जाएगी? तो ये सारी की सारी उपाधियां हो जाएगी किसकी? समुद्रगुप्त की। भाई भारत का महान सम्राट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम्राट है, तो थोड़ी तो मेहनत कर लो यार, थोड़ा जान तो लो उसके बारे में। कि आखिर इतना बड़ा पावरफुल गुप्ता राज्यों में से सबसे पावरफुल सम्राटों में कौन माना जाता? समुद्रगुप्त। तो ये सारी की सारी उपाधियां थी किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त पहला। उपाधि का मतलब टाइटल नहीं जानते हो? जैसे आपका नाम मिल्टन है, मिल्टन के आगे अगर कोई उपाधि दे, भारत रत्न दे दिया जाए, आपको परम विभूषण मिल दे दिया जाए, अगर आप सेना में आप गए, कोई अच्छा काम किया तो आपको परमवीर चक्र से सम्मानित कर दिया जाएगा। उससे और बेहतरीन काम करोगे तो पद्म श्री से मिल जाएगा। उससे और बेहतरीन काम करोगे तो पद्म विभूषण मिल जाएगा। उससे भी खतरनाक काम कर लोगे
तो आपको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ठीक, ये होता उपाधियां। तो राजा लोग खुद अपनी उपाधि लेते थे। हाँ, कवियों को संरक्षण देता था, इसीलिए कवि राज। कवि खुद नहीं लिखता था, खुद लेखन नहीं करता था, इसने कभी खुद नहीं लिखा है। संगीत बजाया करता था, जो आप खुद करो ना, खुद लिखा नहीं करता, खुद संगीत बजाता था, वीणा वादक था। ठीक, क्लियर? हाँ, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वीणा वादक, वीणा बजाया करता था। चलिए, और महोदय जी के बारे में जानते हैं। इसकी जो बैटल पॉलिसी थी, समुद्रगुप्त की बैटल पॉलिसी, बैटल पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त, यानी क्या, समुद्रगुप्त की युद्ध नीति। समुद्रगुप्त की युद्ध नीति। देखो भाई, समुद्रगुप्त की युद्ध नीति की जब बात आती है, तो इसके युद्ध नीति की अगर बात आती है कि भाई समुद्रगुप्त की बैटल पॉलिसी कैसी थी, युद्ध नीति कैसी थी, क्या करता था क्या नहीं करता था, तो इस युद्ध नीति का जो डिटेल हमें मिलता है, इसका जो डिटेल हमें मिलता है, मतलब इसका वर्णन जो मिलता है हमें, इसका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। कहां पर? तो प्रयाग प्रशस्ति। कहां पर? तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? इलाहाबाद में। इसके कंपोज कौन करता है? इसको रिटन किसके द्वारा किया गया था? तो रिटन बाई हरिसेना, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन द्वारा लिखित। अब समुद्रगुप्त ने जीतने के लिए, चलिए वो आपके ऊपर है कितनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचते हैं। वो अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, असंभव तो कुछ है ही नहीं। जब कलाम साहब का नाम सभी ने सुना होगा, एक न्यूज़पेपर, ऐसे कह लीजिए मस्जिद में झाड़ू लगाया करते थे, न्यूज़पेपर बांटा करते थे, वो भारत के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आपसे उनसे तो अच्छी कंडीशन होगी मेरे हिसाब से। मोदी जी भारत के पीएम बन सकते हैं, जो कि चाय कभी बेचा करते थे। अब वो कैसे बने, क्या तरीका अपनाए, वो बात की बात है, लेकिन वो भारत के पीएम बन सकते हैं। तो अभी तो आप लोग शुरुआत कर रहे हो, अपने जीवन की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो असंभव तो कुछ है ही नहीं जीवन में। ये मत कभी सोचना कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मैं मानता ही नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं है। कभी जीवन में असंभव तो कभी सोचना ही मत कि लाइफ में कभी भी कोई चीज असंभव है। आप सब कुछ कर सकते हो। जब देश की सेवा के लिए बंदूक उठाने की क्षमता है आपके अंदर, तो असंभव तो जीवन में कुछ है ही नहीं। इम्पॉसिबल तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, असंभव नहीं है। अगर मोदी जी यही सोच लेते कि चलो यार मेरा जीवन चाय बेच से मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो खत्म हो जाता जीवन। ठीक है, लाइफ खत्म हो जाता। आज सोचो कि जब मेरा सिविल का इंटरव्यू था 2009 में, जब इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के बाद मेरा भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ नंबर से नहीं हुआ। आईएएस के सर में कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? आई हैव टू ऑप्शन, या तो मैं बिजनेस करूं या तो मैं टीच कराऊं कहीं। छोटे जॉब को मैं देखा नहीं कभी, कभी छोटे जॉब के चक्कर में मैं नहीं रहा, क्योंकि अब सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई छोटे में खुश रहता है, कोई बड़े में खुश रहता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस बन के देश की सेवा करूं, नहीं हुआ पूरा। हमने कहा चलो कोई इशू नहीं। फिर दूसरा चीज हमने कहा चलो क्या करें अब भाई, तो फिर कहा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना शुरू करते हैं। बड़ा दुखी रहा, बड़ा काफी परेशान रहा। व्यक्तिगत लाइफ में जल्दी शेयर नहीं करता हूँ, आज से बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी इसके बाद शायद हो सकता है बताऊं भी ना। तो थोड़ा परेशान है। फिर हमने कहा नहीं यार छोड़ो, जिस समस्या से मैं गुजरा हूं उस समस्या से कोई बच्चा ना गुजरे, कोई भी बच्चा ना गुजरे, इसलिए पढ़ाना शुरू किया। और 2012 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। सोचो 2012 से पढ़ा रहा हूं, आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। अब आप अनुमान लगा सकते हो, और वो भी कहाँ, वो भी कहाँ, केवल दिल्ली में पढ़ाया, दिल्ली के बाहर कभी नहीं गया। अब मूवमेंट वगैरह लग जाती थी, कभी रोहतक वगैरह चला जाता था हरियाणा में,
नहीं, पूरा समय। कभी जयपुर ऐसा घूमने के लिए चला गया, सेमिनार वगैरह तो बतेरे ले जाऊँ, खाली दिल्ली में पढ़ा है। ठीक, लंबा समय तक दिल्ली में पढ़ा, ऑनलाइन भी लंबा समय तक रहा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहे, तमाम सारे जगह आना जाना रहा। लेकिन आप सोचो अब कितने बच्चों को मैंने टीच कराया होगा, कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया। आज मेरे पढ़ाए हुए कम से कम, नहीं कुछ तो कम से कम मोर देन 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए और टीचर बन गए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टीचर। अब वो एहसान माने ना माने उनकी इच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो कभी हमेशा कहते हैं, मैसेज भी करते हैं, गुरु जी आपकी देन है कि आज मैं टीचर बना हूं। मैं कहता कोई बात नहीं, आपके अंदर डेडिकेशन थी, मेहनत थी बेटा, आपने किया, कोई बात नहीं। तो आप ये सोचो, असंभव तो कुछ है ही नहीं जीवन में। एक अगर दरवाजे बंद होते तो दूसरा ओपन हो जाता। लाखों लोग ऐसे बच्चे पढ़ा चुका हूं, छोटे जॉब से लेके बड़े जॉब तक, सब जगह मेरे चेला लोग बैठे पड़े हैं। अब आप खुद अनुमान लगा लो। बस एक ही चीज मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि जो तरीका बताया जाए बस उसको आप फॉलो कीजिए, जो कहा जाए उसको फॉलो कीजिए। क्लास कम से कम बंक मारिए, रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करिए। हाँ, 10,000 प्लस डिफेंस में बड़े आराम से बेटा, बड़े आराम से आप डिफेंस में चले जाओगे, किसी भी बॉर्डर पे रहोगे, हो सकता है कि चेला अमरीन श्रीवास्तव का मिल जाएगा, ठीक, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक बार नाम लोगे कि हिस्ट्री वाले अमरीन सर, तो पक्का कोई ना कोई सब्जेक्ट मेरे से जरूर पढ़ा होगा। हाँ, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। और सोचो कितने बच्चे पढ़ाए मैंने, तो अब सोचो जबकि मैं खुद ही, तो असंभव तो कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो जीवन में कुछ है ही नहीं। और जितना मुझे आता था मैंने दिया, आपको जितना आता। मैं ये नहीं कहता कि आप आर्मी में सेलेक्ट हो ना हो, बाद की बात है, वो तो सेकेंडरी थिंग है। आपको ही पता है कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे, तो आप अपने को आपको सेलेक्ट वाली टीम में समझो। अगर किसी का इतनी मेहनत कर दो ना, 100% अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, 100% एनर्जी लगा दो, अगर इसके बाद रिजल्ट नहीं होता, अगर इसके बाद रिजल्ट नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसके बाद रिजल्ट आपका नहीं होता है तो आप खाली नहीं बैठोगे, ये भी जान लो, ये आप खाली बैठोगे, ये भी बात हमेशा मानो, कभी भी खाली नहीं बैठोगे। जितनी आप मेहनत करोगे फुल डेडिकेशन के साथ, असंभव तो कुछ है ही नहीं जीवन में। बिल्कुल अपना 100% जो आपको आता है, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से, सारे सब्जेक्ट पे लगा लो, अपनी मेहनत कर लो पूरी एनर्जी के साथ, बाकी देखा जाएगा। जब पहले ही कह दोगे कि नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, हाँ देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सब कोई करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चल रहे हैं, अगले पॉइंट। तो इसका डिटेल हमें कहां पर मिलता, तो प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से मिलता, तो प्रयाग प्रशस्ति में। कहां पर मिलता है प्यारे बच्चों, तो प्रयाग प्रशस्ति में इसका डिटेल मिलता है। अब इसकी पॉलिसी क्या क्या थी, इसकी पॉलिसी तो डिटेल मिलता है, क्या नीति लागू करता है, युद्ध की क्या क्या नीतियां लागू करता है। इसको कंपोज किया था किसने, हरिसेन ने। कौन सी लैंग्वेज में है ये प्रयाग प्रशस्ति का, लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत, यानी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। कौन सी है, तो संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा है। एनडीए असंभव, मैंने बोला ना असंभव कुछ नहीं, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम में क्या ही फर्क पड़ता है, डेवलप आपको तब भी करना है, मेहनत आपको तब भी करना है। मेहनत करो, असंभव तो कुछ है ही नहीं। इंग्लिश आपको आना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से मेहनत करो, आराम से हो जाएगा। तो भाषा कौन सी होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सा, तो संस्कृत लैंग्वेज। किसके द्वारा लिखी गई, हरिसेन के द्वारा। कौन से स्टाइल में, तो चंपू काव्य शैली एक होता है, चंपू काव्य स्टाइल, यानी कौन सा, तो चंपू काव्य शैली। चंपू काव्य शैली क्या होता है, ऐसी शैली जिसमें गद्य के साथ पद्य भी यूज है, यानी प्रोज भी और पोएट्री का भी फॉर्मेट यूज हो। प्रोज और पोएट्री यानी गद्य और कब वर्सेस का भी, मतलब उसी को कहते हैं चंपू काव्य शैली कहते हैं। तो यह हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति। अब इसकी पॉलिसी क्या थी, तो सबसे पहले इसका देखते हैं पॉलिसी। पॉलिसी फॉर साउथ इंडिया, पॉलिसी फॉर साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के प्रतिनिधि।
समुद्रगुप्त की क्या नीति होगी देख लेते हैं। दक्षिण भारत के प्रति नीति, के प्रति नीति क्या लागू करेगा? दक्षिण भारत के लिए नीति, तो एक शब्द प्रयोग होता आत्मनिवेदना, आत्मनिवेदना, कन्योपायना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, गरुड़ संबंध का मतलब क्या? इसको देखो, कहोगे सर इतना बड़ा कैसे याद होगा? भी देखो 2 सेकंड में यहीं पर याद हो जाएगा आप लोगों को। आत्मनिवेदना, इसमें स्पेस है ही नहीं। कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, कहोगे सर इतना बड़ा तो आपने लिख दिया, याद नहीं होगा। अभी दिखाता हूं आपको। चलो अब इसको ब्रेक करता हूं। अभी देखना कितना आसान है, कितना आसान हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसको ब्रेक करो। अब ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आत्म निवेदना मतलब क्या? आत्म निवेदन करना, यानी क्या? आत्म निवेदन करना। ठीक, आत्म निवेदन करना। कन्योपायना, यानी सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत नीति समझा दे। दक्षिण भारत समझ रहे हैं ना, रुक जाओ, बाई मिस्टेक कर दी। विदेशियों की प्रतिनिधि थी। दक्षिण भारत के प्रति ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह, ग्रहणा मोक्षा, मोक्षा अनुग्रह, बाय मिस्टेक लिख दिया हमने खूब बड़ा सा। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह। चलो इसको देखते हैं एक बार फिर से। तो देखो, विदेशियों के प्रति जो इनके प्रति दक्षिण भारत के, वो विदेशियों वाली नीति थी, ध्यान रखना, वो विदेशियों वाली नीति थी। ठीक है, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया, अभी दोबारा उसको लिखेंगे वही पॉइंट। तो दक्षिण भारत के प्रति नीति ग्रहणा मोक्ष अनुग्रह। देखो यहाँ पे ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है पहले उसे जीतो, ग्रहण करना। मोक्ष का मतलब हो गया प्राणदान देना, प्राणदान देना। अनुग्रह का मतलब साम्राज्य का वापस करना, साम्राज्य वापस करना, यानी रिटर्न करना। एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह मतलब पहले साम्राज्य को जीतो, ग्रहण करो। ग्रहण का मतलब एक्वायर करना। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? दक्षिण भारत के राज्यों पर सबसे पहले आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। ग्रहण जिसे ग्रहण करना, जीत लिया। जीतने के बाद उन्हें प्राणदान दे दे कि जाओ, कोई बात नहीं, उसे हटा दीजिए। प्राणदान दे दे कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसे कहते हैं मोक्ष दे देना कि जाओ अपना जी लो जीवन। और अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब रिक्वेस्ट अगर कर लिए कि भाई हमें हमारा राज्य भी वापस दे दीजिए, तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, अपना साम्राज्य भी वापस ले लीजिए। मतलब कैसी नीति होगी? इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब अप्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि क्या करता? अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसी को कहते हैं ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह। सभी का क्लियर है? एक बार बता दें सारे बच्चे, सभी का क्लियर है? अब आते हैं विदेशियों के प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? जो आपका पिछला लिखा था वही वाला लैंग्वेज हो जाएगा। पॉलिसी फॉर फॉरेनर, पॉलिसी फॉर फॉरेनर यानी विदेशियों के प्रतिनिधि। विदेशियों के प्रति नीति। अब विदेशियों के प्रति क्या नीति हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो विदेशियों के प्रति नीति हो जाएगी वही जो आपको खूब बड़ा वाला लिखाया था हमने, आत्मनिवेदना। चलिए, स्वाति, राहुल, ललित, रक्षित, कृष्णा, अमित, तनिषा, सभी का क्लियर। प्रिंस जी का सभी का क्लियर। जय हिंद बचाओ, सभी का क्लियर। आत्मनिवेदना, कन्योपायना, पायना, गरुड़ संबंध का। ठीक,
बहुत लंबा लाइन है। आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध का। देखो भाई, आत्मनिवेदना, समुद्रगुप्त ने जितने भी विदेशी थे उन विदेशियों के प्रति एक रूल लागू किया कि सिंपल सा एक लॉजिक दिया उसने। विदेशियों के प्रति कहा कि एक काम करिए, आप लोग आत्मनिवेदन करिए। आत्मनिवेदन का मतलब हो गया कि प्रस्तुत होकर के निवेदन, आत्मा के साथ निवेदन करिए। आत्मनिवेदन मतलब आप पहुंचिए, रिक्वेस्ट करिए, उसी कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मा के साथ पूरा निवेदन करिए, प्रेजेंट होकर के। कन्योपायना, अपनी कन्या का शादी गुप्त घराने में कराइए, उसी को कहते हैं कन्यों को पायना, कन्या प्राप्ति। कन्या प्राप्ति इसी को कहते हैं कन्योपायना। मतलब अपनी किसी कन्या का शादी गुप्त घराने के किसी राजकुमार से कराइए, वही कहलाता है क्या, कन्योपायना। गरुड़ मंद का मतलब क्या, गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करिए। क्या हो जाएगा, गरुड़ प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाना, वही कहलाता है गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाना। उसको कहते हैं गरुड़ संबंध का। मतलब आपको जो क्वाइन जारी करना होगा उस पर गरुड़, गरुड़ इनका सिंबल माना जाता है, ईगल इनका सिंबल माना जाता है, तो ईगल प्रकार के सिक्के जारी करना। तो आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, ये किसके प्रति, विदेशियों के प्रति। अगर आप लोग चाहते हो कि आप पे समुद्रगुप्त अटैक ना करे तो आपको आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त ने किसके प्रति समुद्रगुप्त ने किससे वैवाहिक नीति लागू की। तो किससे वैवाहिक नीति लागू किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विदेशियों से। यानी क्या हो जाएगा, तो विदेशियों से, फॉरेनर से। किससे हो जाएगा, तो विदेशियों से, जो विदेशी लोग थे उनसे। ठीक है, हाँ ये संस्कृत में लिखा हो बेटा, संस्कृत में लिखा, तो संस्कृत में उसे कहते हैं आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, ये सब क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। सर इतनी लॉन्ग पॉलिसी क्यों, ये पॉलिसी संस्कृत में एक ही लाइन में लिख देते हैं। बेसिकली ब्रेक करके आपको याद करना है। आत्मनिवेदन करना, कन्या पायना, कन्या की प्राप्ति करना, गरुड़ प्रकार के सिक्के जाने, बस सिंपल सा। आत्मनिवेदन करना, कन्या की प्राप्ति करना, गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करना। ठीक, और उसका क्या था, ग्रहण करना, मोक्ष देना और वापस कर देना। सिंपल सा, फॉरेनर का सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। आत्मनिवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना दरबार में उपस्थित होके, और अपनी कन्या का शादी गुप्त घराने के किसी राजकुमार से करना, और गरुड़ जो उनका चिन्ह है उस प्रकार के सिक्के जारी करना। ठीक, क्लियर। चलो इतनी बार बता दिया तो 100% याद हो जाएगा। फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से शुरू कर देंगे। निकल, ठीक, मिलते हैं कितने बजे, 3 बजे। तब तक के लिए किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन। हाँ, जय हिंद अमन जी, सभी को जय हिंद। थैंक यू अरिया, सभी को थैंक यू। कोई भी सवाल हो सर, ऐसा लगता है कि मैं तो हिस्ट्री में जब क्लास करता हूँ, अच्छा हिस्ट्री में हो, इतिहास में, तो इसी को कला कहते हैं कि जब इतिहास पढ़ो, पूरे इतिहास के 100% फीलिंग अंदर से आए और पूरा मन लग जाए तो समझ लो फिर इतिहास आप पूरे अच्छे मन से पढ़ रहे हो। जब आप मन से फील करने लगते हो, जब इतिहास में पढ़ाता हूँ, फीलिंग आपके अंदर आने लगती है, तो समझ लेता हूँ कि हाँ भाई, सबको कोशिश करता हूँ कि जितने लोग सबको इतिहास में पहुंचा दूं। और जब गुप्ता वाली फीलिंग, जैसे मूवी जब देखते हो ना, जब मूवी आप देखते हो तो मूवी की पूरी फीलिंग लेते हो, वही इतिहास पढ़ाते समय मैं चाहता हूं कि पूरी फीलिंग आए, और जब फीलिंग आएगा तभी वो हिस्ट्री का मजा आता है, तभी वो इतिहास आप रियल पढ़ते हो। हाँ, पीछे का जो छूट गया उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतिहास का मतलब यही होता है, वो फीलिंग आपके अंदर वो आनी चाहिए मूवी देखते समय। आनंद जी, कितनी बार पढ़ोगे भाई।
आत्मनिवेदन करना, मतलब आत्मनिवेदन का मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। विदेशियों जो शक हो गए, मुरुंड हो गए, इन सबके प्रति नीति लागू करता है कि हाथ जोड़कर निवेदन करिए। और कन्या का शादी विदेशियों से कहता, आप अपनी किसी कन्या का शादी गुप्त घराने के किसी राजकुमार, किसी प्रिंस से करिए और गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ के मजा आ रहा है गुरुजी हमें तो। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।